हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। माई सेल्फ दीपक पारिक, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। और आज से हम फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं उन सब को डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ एक फिजिक्स की ऐसी टर्म्स होती है जो क्या है कि डिफ़िकल्ट लगती है समझने में भी। उन सभी टर्म्स को अपने डे बाय डे क्या करेंगे, अलग अलग मेथड से डिस्कस करेंगे। ऐसे मेथड जो क्या है समझने में ज़्यादा आसान हो, ज़्यादा सरल तरीके से अपने उनको समझ सकें। तो उसी क्रम में मैं सबसे पहला टॉपिक जो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ से आया, सबसे पहले कहाँ से रिसर्च हुई, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण पदार्थ का एक गुण है। जड़त्व आघूर्ण पदार्थ का एक गुण है। कौन से पदार्थ का गुण है? जो क्या करता है, घूर्णन गति करता है। जो क्या करता है, घूर्णन गति करता है। यानी एक घूर्णन गति करते हुए पदार्थ का एक गुण जिसके कारण वो अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करता है, उस गुण को ही अपने क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण। इसको प्रदर्शित करते हैं अपने आई से। इसको प्रदर्शित क्या करते हैं, आई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक बेसिक। अब अपने बात करते हैं ये होता क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कहाँ से। उसके लिए हमें गति की बात आई है, तो सबसे पहले गति को डिस्कस करना पड़ेगा। मोशन, गति फिजिक्स का एक प्रारंभिक टॉपिक था, सबसे पहला टॉपिक जिसको सबसे पहले डिस्कस किया था अरस्तु ने। नाम आपने सुना हुआ है, अरस्तु नाम के एक दार्शनिक थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस किया था। उन्होंने नाम नहीं दिया था इनर्शिया, लेकिन इसके बारे में बता दिया था। इनके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, गैलीलियो। गैलीलियो ने एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी इनर्शिया के बारे में बताया था, लेकिन इस नाम से नहीं। गैलीलियो के बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, न्यूटन। गैलीलियो के बाद में एक साइंटिस्ट आए, न्यूटन, जिन्हें गति के बारे में सबसे ज़्यादा नियम इन्होंने दिए थे। गति के 3 महत्वपूर्ण नियम किसके द्वारा दिए गए थे, न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। और न्यूटन ने ही जड़त्व को सबसे पहले डिफाइन किया था। न्यूटन वह साइंटिस्ट थे जिन्होंने जड़त्व को सबसे पहले डिस्कस किया था। और जड़त्व नाम किसने दिया था, तो जड़त्व नाम देने का श्रेय दिया जाता है केपलर को। जड़त्व नाम देने का श्रेय किसको दिया जाता है, केपलर को। केपलर वही साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्रहों की गति के बारे में अपने नियम दिए थे। ग्रहों की गति के नियम देने के लिए इनको स्पेशल जाना जाता है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं गति होती क्या है। तो गति होती है चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांकों में परिवर्तन। मतलब अगर कोई भी पदार्थ या पिंड एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, तो उसका मतलब क्या होता है, वह पदार्थ क्या है, गतिशील है। वह पदार्थ क्या कहलाता है, गतिशील है। इसको अपने शो कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज़ को अपने प्रदर्शित कर सकते हैं एक निर्देश तंत्र की सहायता से। मैं बना देता हूँ एक निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र में एक बिंदु है ए, और इस ए बिंदु के ऊपर हमने मान लिया एक पिंड स्थित है। ये पिंड क्या करता है, कुछ समय के पश्चात एक अन्य बिंदु बी पर पहुंच जाता है। मान लो टाइम कितना लिया उसने, टी टाइम। तो इस एक निश्चित बिंदु ओ बिंदु के सापेक्ष इसने अपनी स्थिति ए से बी तक परिवर्तित कर ली। मतलब ये पिंड क्या है,
गतिशील है। ये हमने थोड़ा सा जान लिया। गति के दो प्रकार होते हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं। एक होती है रेखीय गति और दूसरी होती है घूर्णन गति। अपने केवल गति के इन दो प्रकारों की बात करेंगे जो अपने इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। रेखीय गति और घूर्णन गति, इनके दूसरे नाम लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, इन दोनों की बात करते हैं अपने। लेकिन सबसे पहले अपने बात करते हैं रेखीय गति की। रेखीय गति की जब बात करते हैं तो रेखीय गति न्यूटन ने डिस्कस की थी और न्यूटन ने दिए थे गति के 3 नियम। उन 3 नियमों में से जो पहला नियम है वो अपने लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, या फिर इसका दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। जड़त्व वही नाम है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो मतलब गति का पहला नियम हमारे टॉपिक से क्या है, रिलेटेड होता है। गति का पहला नियम क्या कहता है, तो न्यूटन ने हमें बताया कि कोई भी पदार्थ या कोई भी पिंड अगर गतिशील है तो वो गतिशील रहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा। कब तक, जब तक उस पे कोई भी बाह्य बल आपतित ना किया जाए। कब तक, जब तक उस पे कोई बाह्य बल आपतित ना किया जाए। मतलब किसी भी पदार्थ या पिंड को उसकी गति में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एक बाह्य बल लगाना पड़ता है। या फिर कोई भी पिंड है वो क्या करता है, अपनी गति में परिवर्तन का एक विरोध करता है, और गति में जो विरोध करता है परिवर्तन का, वही विरोध क्या कहलाता है, जड़त्व, जिसको इंग्लिश में अपने कहते हैं इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व होता है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो क्या करता है, अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व की बात कर ली। अब ये क्या है, अपने को लगाना है एक बाह्य बल जो किसके समानुपाती होगा, जितना गति में हमको परिवर्तन करना है। कोई भी गाड़ी चल रही है, उसको रोकना है या उसकी स्पीड को कम करना है, उसी के हिसाब का अपने को क्या लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। अगर स्पीड कम करनी है तो उस पर बल कम लगाना पड़ेगा। अगर स्पीड क्या करनी है, एकदम जीरो करनी है, जितनी स्पीड में परिवर्तन अपने को करना होता है उसी मात्रा में, उसी के समानुपाती अपने को क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। तो बल क्या होता है, समानुपाती होता है किस चीज की, गति में परिवर्तन की दर के। गति में परिवर्तन की दर को अपने कहते क्या है, गति में परिवर्तन की दर को अपने कहते हैं त्वरण। गति में परिवर्तन की दर को अपने क्या कहते हैं, F समानुपाती होता है dv अपॉन में dt के, जहां v क्या है, v होता है वेग या वेलोसिटी और a क्या होता है, त्वरण। t यहाँ पर दर्शित करता है टाइम को और f बाह्य बल जो हम लगा रहे हैं। समानुपाती का साइन जहां पर भी अपने हटाते हैं तब अपने लगाते क्या है, एक नियतांक k लगाते हैं। k क्या है यहाँ पे, k है एक नियतांक, k क्या है यहाँ पे, k एक नियतांक है और इसी नियतांक को अपने क्या कहते हैं, इसी नियतांक को अपने कहते हैं पदार्थ का जड़त्व। तो ये हो गया जड़त्व। कहाँ से आया, गति के पहले नियम के अंदर हमने बता दिया कि क्या है, ये जड़त्व है। इसीलिए गति के पहले नियम को अपने क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। अब ये जड़त्व हमने बता दिया, अब इसको अपने आगे डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले रेखीय गति की। रेखीय गति में होता क्या है, रेखीय गति में कोई भी क्या है, कण है, वो क्या करता है, अपनी स्थिति को चेंज करता है एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष। जब इस प्रकार का कोई भी चेंज होता है तब वहां पे क्या होता है,
यहाँ पे k बराबर होता है द्रव्यमान m के। k बराबर क्या होता है? द्रव्यमान m के। कहाँ से आता है? तो गति के दूसरे नियम से आ जाता है। ये कहाँ से आ जाता है? गति के दूसरे नियम से। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी भी पदार्थ पर लगाया गया बल या बाह्य बल उसी पदार्थ या पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी भी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती। यहाँ पर P क्या होता है? यहाँ पर P होता है संवेग। P हो गया संवेग। संवेग की परिभाषा से अपने जानते हैं संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में वेग। संवेग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणा में वेग। P इज इक्वल टू हो गया mv। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो F किसके बराबर हो जाता है? d अपॉन में dt mv वेक्टर। F समानुपाती हो जाता है, m आ गया बाहर, dv वेक्टर अपॉन में dt। dv वेक्टर अपॉन में dt को अपने किससे लिख रहे हैं? a से लिख रहे हैं, तो अपने क्या लिख देंगे? f वेक्टर समानुपाती m a वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे जब समानुपाती का निशान अपने हटाते हैं तब क्या आ जाता है? एक नियतांक c आ जाता है। और गति के नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा, और न्यूटन ने क्या बताया? इस नियतांक c का मान कितना होता है? 1 होता है। तो f की वैल्यू क्या आ जाती है? ma सदिश आ जाती है। कौन सी के लिए? रेखीय गति के लिए। कौन सी गति के लिए? रेखीय गति के लिए। अब यहाँ पे f क्या हो गया? ma हो गया। यहाँ पे f बराबर क्या हो गया? ka वेक्टर हो गया। दोनों को कंपेयर करते हैं तो k किसके बराबर हो जाता है? m के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है रेखीय गति के लिए जड़त्व का प्रतीक कौन होता है? m। m क्या होता है? द्रव्यमान। तो किसी भी पदार्थ का या किसी भी पिंड का द्रव्यमान क्या होता है? रेखीय गति के लिए उसके जड़त्व को प्रदर्शित करता है। अब मैं इसी जड़त्व को लेके चलता हूँ घूर्णन गति के अंदर। इसी जड़त्व को अपने किस में लेके चले? घूर्णन गति के अंदर। बात करते हैं घूर्णन गति की। तो घूर्णन गति होती क्या है? घूर्णन गति की जब अपने बात करते हैं तो मान लो कोई भी पिंड, एक दृढ़ पिंड, अपने में से गुजरने वाली कोई भी अक्ष के परित क्या करता है? घूर्णन करता है। तो वो गति क्या होती है? घूर्णन गति। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें तो आपने लट्टू नाम सुना है? लट्टू की गति, या फिर छत पे लटका हुआ जो पंखा होता है उसकी गति। अब छत पे लटका हुआ जो पंखा होता है उसमें क्या होती है? बीच वाली जो रोड होती है उसके सापेक्ष पूरा पंखा क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो उसकी गति कौन सी होगी? घूर्णन गति होगी। जब इस प्रकार की गति की अपने बात करते हैं तब उसके अंदर क्या होता है? जड़त्व किस चीज को प्रदर्शित करता है? या फिर अपने बात करें कोई भी व्हीकल के पहिए की गति, तो वहां पे जड़त्व क्या होता है? क्या कारण है कि कोई भी पहिया है उसका सारा का सारा द्रव्यमान कुछ पतले पतले तारों से होकर हम कहाँ पे लगाते हैं? उसकी परिधि पर लगा देते हैं। इन सब कारणों के लिए अपने डिस्कस करते हैं घूर्णन गति को। तो घूर्णन गति को हमने परिभाषित कर दिया। घूर्णन गति होती क्या है कि कोई भी पिंड अपने में से गुजरने वाली एक अक्ष x डैश मान लो एक अक्ष है, इसके ऊपर हमने मान लिया एक पिंड पड़ा है, दृढ़ पिंड, जो क्या है? इस प्रकार की आकृति का है। और वो क्या कर रहा है? वो इस प्रकार से क्या कर रहा है? घूम रहा है। वो क्या कर रहा है? इस प्रकार से घूम रहा है। तो इस पिंड की गति क्या होती है? घूर्णन गति होती है। अब मैंने ये एक पिंड मान लिया। इस पिंड के अंदर मैं मानता हूं कि इस पूरे पिंड के अंदर 3 द्रव्यमान है।
तीन द्रव्यमान कौन कौन से, M1 M2 और तीसरा हो गया M3। M1 जो है वो इस घूर्णन अक्ष से है R1 दूरी पर, M2 जो है वो इस घूर्णन अक्ष से है R2 दूरी पर, M3 जो है वो इस घूर्णन अक्ष से है R3 दूरी के ऊपर। M1 है R1 पर, M2 है R2 पर, M3 है R3 दूरी पर। इस पिंड की अपने बात करते हैं। अब जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं कि जड़त्व आघूर्ण क्या होगा इसका, या जड़त्व क्या होगा। जब इसके जड़त्व की बात करते हैं तो मैं इसमें देखता हूं हमें जड़त्व आघूर्ण में करना क्या है, हमें जड़त्व आघूर्ण में करना है वेग में परिवर्तन को। तो मैं पहले इसका वेग नॉर्मली क्या कर लेता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं कि ये R1 दूरी के ऊपर पिंड था हमारा M1, ये था R2 दूरी के ऊपर हमारा पिंड M2 और ये है R3 दूरी के ऊपर हमारा पिंड M3। डायग्राम से हमें पता चल रहा है R1 बड़ा है, R2 उससे छोटा है, R3 सबसे छोटा है। अब मैं बात करता हूं एक पूरे चक्कर की कि ये पिंड जब घूम के क्या होता है, वापस इसी स्थिति में आता है, तब ये टाइम लेता है t। एक चक्कर में लगा समय कितना है, एक चक्कर में लगा समय है किसके बराबर, कैपिटल T के बराबर। अब एक चक्कर की हमने बात क्यों की, तो इसके बारे में बात करते हैं। M1 पार्टिकल की बात करता हूं। पहले चक्कर में ये क्या करता है, एक वर्ताकार पथ पे इस प्रकार से गति करता है, यहां तक आ जाता है, तब इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, इस वर्त की परिधि के बराबर 2 पाई R1 के बराबर। अब मैं बात करता हूं दूसरे पिंड की। M2 जो पिंड है वो क्या करता है, उतने ही समय में घूम के कहां तक आ जाता है, इस पॉइंट तक आ जाता है। इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 पाई R2 इस वर्त की परिधि के बराबर। अब मैं बात करता हूं तीसरे पिंड की। तो ये क्या करता है, उतने ही टाइम में यहां से चलता है और यहां पे आ जाता है, कितनी दूरी तय करता है, 2 पाई R3। ये दूरी इसने क्या कर ली, तय कर ली, इतनी दूरी तय कर ली। अब बात करता हूं मैं प्रत्येक के वेग की। तो वेग क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो पहले पार्टिकल का वेग v1 बराबर क्या होगा, 2 पाई R1 अपॉन में 2, v2 बराबर हो जाएगा 2 पाई R2 अपॉन में t, v3 बराबर हो जाएगा 2 पाई R3 अपॉन में t। वेग बराबर दूरी बटे समय, हमारे पास आ गया v1 v2 v3। देखो 2 पाई बटे t, 2 पाई बटे t, 2 पाई बटे t सेम टर्म है। तो v1 v2 v3 में से हमें देखना हो बड़ी कौन सी है, तो बड़ी वही राशि होगी जिसका r, ये दूरी कौन सी दूरी है, r इस घूर्णन अक्ष से इस द्रव्यमान की दूरी है। कौन सी दूरी है, r इस घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान की दूरी है। जिसकी ये दूरी बड़ी होगी वही वेग क्या होगा, बड़ा। तो कौन सी दूरी बड़ी है, r1 बड़ी है तो v1 बड़ा होगा, v2 उससे छोटा होगा, v3 उससे छोटा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। v1 सबसे बड़ा है, v2 दो नंबर पर है और v3 क्या है, 3 नंबर पर है। अब अपने बात करते हैं हमने क्या करना है, इस पिंड को रोकना है। हमने क्या करना है, इस पिंड को रोकना है। रोकना है, जब रोकेंगे तो M1 भी रुक जाएगा, M2 भी रुक जाएगा, M3 भी रुक जाएगा। तीनों रुक जाएंगे किससे, एक बल से। तीनों रुक जाएंगे किससे, एक बल से। हम एक बल लगाएंगे उससे ये तीनों रुक जाएंगे। तो इनके वेग में परिवर्तन कितना हो गया, प्रत्येक के वेग में परिवर्तन, प्रत्येक के वेग में परिवर्तन। जब प्रत्येक के वेग में परिवर्तन की बात करते हैं तब क्या होता है, पहले का वेग पहले था v1, बाद में हो गया 0, यानी कितना हो गया, v1। इसी प्रकार
दूसरे का हो जाएगा V2 माइनस 0 बराबर V2, तीसरे का हो जाएगा V3 माइनस 0 बराबर V3। ये क्या हो गया, प्रत्येक के वेग का परिवर्तन हो गया। इतनी बात समझ में आई। V1 V2 V3 प्रत्येक के वेग का क्या हो गया, परिवर्तन। टाइम सब में क्या लगेगा, सेम। स्टार्टिंग में सारे एक साथ घूम रहे थे, लास्ट में सबको रोक दिया, तो सारों को रोकने में टाइम सब में क्या लगेगा, सेम। वेग में परिवर्तन हो रहा है, एक बल भी क्या हो रहा है, लग रहा है। वेग में परिवर्तन भी हो रहा है सेम टाइम के अंदर, और एक क्या लग रहा है, बल भी लग रहा है। आने वाला क्या है, एक नियतांक है। आने वाला क्या है, एक नियतांक है। जिस पिंड को रोकने में जितना ज्यादा बल लगेगा वही पिंड क्या होगा, जिस पिंड को रोकने में जितना ज्यादा बल लगेगा उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, उतना ही ज्यादा। या आपने बात करें जड़त्व उस पिंड का क्या होगा, उतना ही ज्यादा। जितना कम बल लगेगा जड़त्व उसका उतना ही क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आई। तो अपने बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका जड़त्व होगा ज्यादा, इसका होगा उससे कम, और इसका होगा उससे कम। किस चीज पे, हमने अभी तक द्रव्यमान की बात नहीं की कि M1 बड़ा है, M2 बड़ा है या M3 बड़ा है। हमने बात की R1 R2 और R3 से। यानी इसका मतलब क्या निकला कि जब कोई भी कण क्या करता है, घूर्णन गति करता है, तब उसका जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तब उसका जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान के साथ साथ द्रव्यमान के वितरण पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। घूर्णन गति करते हुए पिंड का जड़त्व किस पे निर्भर नहीं करता, केवल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान के साथ साथ द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान किस रूप से वितरित है, उस चीज पर भी ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। क्लियर है इतनी चीज। अब अपने बात करते हैं तो इसका अपने को फायदा क्या मिला। यहां से हम निकालने वाले हैं जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला। केवल द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा, द्रव्यमान वितरण पे निर्भर करेगा। घूर्णन गति करते हुए पिंड का जो जड़त्व होता है उसको अपने क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण। घूर्णन गति करते हुए पिंड का जड़त्व क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण होता क्या है, जड़त्व आघूर्ण होता है प्रत्येक कण के द्रव्यमान के समानुपाती। क्या होता है, प्रत्येक कण के द्रव्यमान के समानुपाती तथा प्रत्येक कण की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दो टर्म आ जाती है, सॉरी, दूरी के वर्ग के समानुपाती। प्रत्येक कण के द्रव्यमान के समानुपाती तथा प्रत्येक कण की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं I से। I समानुपाती होता है द्रव्यमान M के, और I समानुपाती होता है द्रव्यमान के वितरण के वर्ग R के, R स्क्वायर के, सॉरी। I समानुपाती किसके होता है, M के, और I समानुपाती होता है R स्क्वायर के। दोनों को अपने मिलाते हैं, हमारे पास I का एक फॉर्मूला आ जाता है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, जो क्या है, जड़त्व आघूर्ण का जनरल फॉर्मूला है। जब एक कण क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। लेकिन जैसे कि इस पिंड की बात की, इसमें कितने कण थे, 3 कण थे।
तो जितने ज़्यादा कण होंगे उनको रोकने में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बल लगेगा। तब क्या होगा, तो प्रत्येक बल का अपने क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो एक दृढ़ पिंड का क्या होगा, दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण, द्रव पिंड का जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ I MI/RI स्क्वायर। I क्या है, उसमें पार्टिकल है, कणों की संख्या है। प्रत्येक कण का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के सापेक्ष निकाल के समेशन प्रदर्शित करता है जोड़ को, कि सबका द्रव्यमान अपने क्या कर देते हैं, सबका जड़त्व आघूर्ण अपने क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तब अपने पास क्या आएगा, I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश डैश डैश। I1 का मान M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर डैश डैश डैश। इस प्रकार से जोड़ को अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, समेशन से MI/RI स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, जड़त्व आघूर्ण का एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अगर अपने पास क्या हो, द्रव्यमान छोटे छोटे कणों में न होकर क्या हो, सतत रूप से एक क्षेत्रफल या एक आयतन में वितरित हो, तब छोटे छोटे कणों में न होके सतत रूप से एक क्षेत्रफल या आयतन में वितरित हो, तब क्या होगा, तब I बराबर होगा समाकलन R स्क्वायर dm। द्रव्यमान का हम क्या कर देंगे, द्रव्यमान का अपने क्या कर देंगे, योग कर देंगे। R स्क्वायर क्या हो जाएगा, साथ में आ जाएगा dm। ये क्या होगा, जब क्या हो, सतत रूप से द्रव्यमान वितरित हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारे पास आ गया जड़त्व आघूर्ण का एक जनरल फॉर्मूला। अभी अपने इसमें बात करते हैं, ये जड़त्व आघूर्ण का एक जनरल फॉर्मूला अपनों ने निकाल दिया। फिजिक्स में कोई भी भौतिक राशि है उसके साथ उसका जुड़ा होता है मात्रक, उसके साथ उसका क्या जुड़ा हुआ होता है, एक मात्रक। मात्रक के साथ वो अदिश है या सदिश राशि है, मात्रक के साथ क्या जुड़ा होगा, अदिश और सदिश राशि, साथ में उसकी विमा। इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं अपने। सबसे पहले बात करते हैं मात्रक। मात्रक में अपने बात करते हैं SI पद्धति में। SI पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। दूरी का मात्रक होता है मीटर, वर्ग है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर बात करते हैं CGS पद्धति में, तब क्या होगा, तब होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। CGS पद्धति में क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। दूसरी चीज अपने बात करते हैं इसकी विमा। जब विमा की बात करते हैं तब क्या होगा, विमा की जब अपने बात करते हैं तो विमा इसकी हो जाती है M1 L2 T0। आपको क्या करनी है, याद रखनी होती है। M प्रदर्शित करता है द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम है, किलोग्राम की पावर कितनी है, एक। L होता है लेंथ, लेंथ यानी मीटर, मीटर की पावर कितनी है, 2। T मतलब टाइम, टाइम का क्या है, इसमें कोई टर्म नहीं है, मतलब पावर क्या होगी, 0। ये आ गई विमा। जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि है। जड़त्व आघूर्ण क्या है, एक अदिश राशि होती है। ये आ गया हमारे जड़त्व आघूर्ण के बारे में। तो आज हमने जाना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कैसे करते हैं, और अगर रोटेशनल एक्सिस चेंज होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से चेंज होता है, इन सब के बारे में। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।